साथियों नमस्कार, मैं शिव घोटिया आपका एग्री मिशन कोचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं आभार करता हूं। जैसे साथियों मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 तथा यूपी एजीटी बहुचर्चित भर्तियां हैं दोनों। यूपी एजीटी जो कृषि विद्यार्थी हैं यूपी के, वो एग्रीकल्चर जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसके लिए भी आपकी बहुत हेल्पफुल क्लासेज रहेगी। और उसके बाद में मैंने कंटिन्यू आपको बोला था वीडियो में डालूंगा, लेकिन वॉइस में प्रॉब्लम आ रही थी तो वीडियो मैं आगे नहीं डाल पाया। एक बार पुनः मैं वीडियो डाल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल वॉइस क्लियर होगी। और हमारा पहला टॉपिक था पादप पोषक तत्व, प्लांट न्यूट्रिएंट्स जिसको हम कह रहे थे। और ये टॉपिक मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपको सबसे लगभग सभी स्टूडेंट को ये टॉपिक टफ लगता है थोड़ा सा, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज की वीडियो को शुरू करते हैं, आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और एक रिक्वेस्ट हो रहेगी कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली क्विजेज और जो अपडेट आपको मिलती रहती है, लेटेस्ट जो गवर्नमेंट वैकेंसीज है या कोई भी सरकारी भर्तियां, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा टॉपिक है पादप पोषक तत्व या प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पादप पोषक तत्व किसे कहेंगे या पोषक तत्व किसे कहेंगे जो पौधे के लिए जरूरी रहता है, यानी ऐसा रासायनिक तत्व जो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हो। यानी पोषक तत्व किसे कहेंगे? ये प्लांट या पौधे की वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो आवश्यक हो उसे हम पोषक तत्व कहेंगे। अब बात आती है आवश्यक पोषक तत्व की। वैसे तो कुल प्लांट के अंदर 60 पोषक तत्व वो रहते हैं, यानी एक पौधे के अंदर 60 पोषक तत्व है वो रहते हैं, लेकिन आवश्यक कितने, कि उनके लिए जरूरी एसेंशियल कितने रहेंगे? एसेंशियल पोषक तत्व होते हैं 17। आपने पढ़ा भी होगा, पहले 16 माने जाते थे, लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं तो आप 17 ही आंसर करोगे। उसके बाद में हम बात करें कि आवश्यक पोषक तत्व किसे कहेंगे। देखिए एक सिद्धांत आया, अनिवार्यता की कसौटी सिद्धांत। अनिवार्यता की कसौटी सिद्धांत है वो आर्नोन व स्टाउट ने 1939 के अंदर दिया। अब ये सिद्धांत था क्या? ये सिद्धांत था, 3 बातें थी इसके अंदर, ध्यान से सुनना। नंबर 1, इस सिद्धांत में कहा गया कि यदि किसी भी पोषक तत्व की कमी के कारण या उस पोषक तत्व के बिना पौधा जीवन चक्र या लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर रहा तो वो आवश्यक पोषक तत्व कहलाएगा। दूसरा, यदि ऐसा कोई पोषक तत्व है जिसकी कमी है, उसकी पूर्ति कोई दूसरा पोषक तत्व नहीं कर सके, उसे आवश्यक पोषक तत्व माना गया। तीसरी बात, ऐसा पोषक तत्व जो प्लांट की उपापचयी क्रियाओं में क्या हो, प्रत्यक्ष रूप से भाग ले, यानी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो किसमें, उपापचय या मेटाबॉलिक क्रियाओं के अंदर। अब मेटाबॉलिक क्रियाएं क्या होती है? देखो, उपापचय का मतलब 2 चीजें से मिलकर बनाइए, उपचय और अपचय से। उपचय क्या होता है? जब क्या होते हैं, जब छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे अणु मिलकर ही भोजन का निर्माण होता है, बड़ा अणु बनता है, इसे हम अपचय कहते हैं। दूसरा होता है, उसे हम उपचय कहते हैं। और अपचय क्या होता है, यानी छोटे अणु से बड़े अणु का निर्माण होना तो क्या कहलाएगा, उपचय कहलाएगा। और इसका उल्टा, जब बड़े बड़े अणु टूटकर एक छोटे छोटे कणों या अणुओं का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचय कहते हैं। जैसे श्वसन में ऐसा होता है, जब ऊर्जा का क्या होता है, वहां पर नुकसान या एनर्जी का लॉस होता है, बड़े बड़े अणु टूटकर छोटे अणुओं का निर्माण करते हैं, तो ऐसे हम इसे क्या कहते हैं, अपचय कहते हैं। दोनों क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उपापचय कह सकते हैं, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज रहती है। तो 3 बातें, लाइफ साइकिल पूरा नहीं करे, किसी दूसरे पोषक तत्व की कमी की पूर्ति नहीं कर सके कोई दूसरा पोषक तत्व, तीसरा उपापचय क्रियाओं में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो, ये तीनों चीजें हैं तो वो क्या कहलाएगा, आवश्यक पोषक तत्व। और यही अनिवार्यता की कसौटी सिद्धांत में था। लेकिन उसके बाद 1954 के अंदर आर्नोन ने इसमें सुधार किया। इन तीनों बातों में क्या सुधार किया? इसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। कारण क्या था? दूसरी बात इसने ये कही थी कि कोई भी पोषक तत्व किसी दूसरे पोषक तत्व की कमी की पूर्ति है वो नहीं कर सकता। तो देखिए ये गलत बात साबित होगी।
कि क्लोरीन है ना, उसकी कमी ब्रोमीन पूरी कर सकता है। मोलिब्डेनम की कमी वेनेडियम और आयोडीन कर सकता है। मोलिब्डेनम की कमी को दूर वेनेडियम और आयोडीन कर सकता है। तो दूसरी बात गलत हुई या नहीं? बिल्कुल, दूसरी बात इसकी गलत होगी। अब इसके सिद्धांत में दो ही चीजें बची, एक तो लाइफ साइकिल वाला और दूसरा जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती है इनमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी भी पोषक तत्व का, तो हम उसे क्या कहेंगे? आवश्यक पोषक तत्व कहेंगे। अब बात आती है कि आवश्यक पोषक तत्व है कितने? 17 आवश्यक पोषक तत्व है। पहले 16 थे, लेकिन 1987 से पहले 16 थे। 1987 के अंदर एक 17वां पोषक तत्व जो आवश्यक पोषक तत्व माना गया उसको जोड़ा गया, और वो कौन सा था? निकिल था। निकिल आवश्यक पोषक तत्व था। इसको ब्राउन और विल्च ने इसकी खोज करी थी 1987 में। इसको आवश्यक पोषक तत्व के रूप में जोड़ा गया। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, आवश्यक पोषक तत्व कितने हो गए? 17 हो गए। अब 17 आवश्यक पोषक तत्व और 4 ऐसे होते हैं लाभदायक पोषक तत्व। कौन से? वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम क्या होते हैं? लाभदायक। लाभदायक पोषक तत्व होते क्या है? यानी ऐसे पोषक तत्व जो आवश्यक तो नहीं है, यानी जरूरी नहीं काम चल जाएगा उनके बिना, लेकिन इनको अगर डालेंगे तो ये क्या करेंगे? पौधे को लाभ जरूर करेंगे या फायदा जरूर पहुंचेगा। तो इन्हें हम लाभदायक कहते हैं, वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम को। इनकी बात करेंगे कि इनको ये लाभ पहुंचाता है। 4 पोषक तत्व लाभदायक और 17 हमने बात करी आवश्यक, टोटल 21 हो गए। इन 21 को मिला के एक, इसको क्या कहेंगे हम? क्रियात्मक पोषक तत्व कहते हैं। और ये अवधारणा यानी फंक्शनल न्यूट्रिएंट या क्रियात्मक पोषक तत्व की जो अवधारणा है कि कुल कितने 21 क्रियात्मक पोषक तत्व होते हैं, ये डीजे निकोलसन ने 1961 के अंदर अवधारणा दी। फंक्शनल न्यूट्रिएंट पूछे तो किसने बताया? डीजे निकोलसन ने 1961 के अंदर। होते कितने हैं? 21 होते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम सांद्रता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन है। यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें पोषक तत्व से क्वेश्चन नहीं आता। नंबर 1, स्थूल या वृहद पोषक तत्व किसे कहेंगे? या मैक्रोन्यूट्रिएंट। यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है? जब 1 ppm से मात्रा अधिक चाहिए पर पार्ट मिलियन, यानी 1 पर पार्ट मिलियन से यदि अधिक मात्रा चाहिए तो उसको हम क्या कहते हैं? स्थूल, वृहद या मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। अब मैक्रो को हम कितने 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, संरचनात्मक पोषक तत्व या इनको स्ट्रक्चरल एलिमेंट कहते हैं। संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल एलिमेंट का मतलब क्या है? देखिए, जो पोषक तत्व क्या करे? प्लांट की बाहरी संरचना का निर्माण करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एलिमेंट कहते हैं। यानी संरचना का निर्माण करे उसे स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक। इनको बुनियादी पोषक तत्व भी कह सकते हैं या कंकाल पोषक तत्व भी कह सकते हैं। होते कौन से हैं? देखिए, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बुनियादी या कंकाल तत्व भी इनको कह देते हैं। नंबर 2, उसके बाद हम कह रहे हैं प्राथमिक पोषक तत्व, प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं। वो कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनको हम उर्वरक तत्व भी कहते हैं, क्योंकि दुनिया की लगभग सभी मृदाओं के अंदर NPK की कमी पाई जाती है, और ये पूर्ति कहां से? उर्वरकों से ही होती है। इसीलिए उनको क्या कहते हैं? उर्वरक तत्व या फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट कहा जाता है। NPK प्राइमरी या फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट। नंबर 3, द्वितीयक पोषक तत्व की हम बात करें, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, जिनको गौण तत्व भी कहा जाता है, जिनको मृदा सुधारक तत्व भी कहा जाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को क्या कहते हैं? मृदा सुधारक या गौण तत्व कहते हैं। 3 चीजें यहां से क्लियर हो जाती है। संरचनात्मक CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बुनियादी या कंकाल तत्व कहते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को उर्वरक या फर्टिलाइजर तत्व भी कहते हैं और प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो गए। फिर सेकेंडरी या द्वितीयक पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मृदा सुधारक या गौण तत्व इनको कहा जाता है। उसके बाद में हम कहते हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? ये कितने हो गए? 9 हो गए टोटल। कितने हो गए? 9। 3 स्ट्रक्चरल, 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी। उसके बाद में सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें, सूक्ष्म पोषक तत्व या इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। ओलिगो, ट्रेस, स्पर्म और रेयर एलिमेंट भी इनको कहा जाता है। यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व, ओलिगो, ट्रेस, स्पर्म और रेयर एलिमेंट भी इनको कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए कौन कौन से होते हैं? फेरस होता है, मैग्नीज होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, बोरोन होता है, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकिल। ये हमारे 8 पोषक तत्व है, वो क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। कैसे? सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं।
प्लांट को इनकी मात्रा है वो 1 पार्ट पर बिलियन से कम चाहिए। इन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो 8 होते हैं। 8 ये और 9 ये, कुल मिला के कितने हो गए, 17 पोषक तत्व हो गए। और पौधे को हम कह रहे हैं आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं, 17 होते हैं। इनमें से भी सबसे ज्यादा जो सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए वो फेरस चाहिए, और सबसे कम जो सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए वो कौन सा चाहिए, मोलिब्डेनम चाहिए। इसीलिए मोलिब्डेनम और कोबाल्ट को क्या कहते हैं, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। यानी माइक्रो सूक्ष्म तो है ही है, और ये सबसे कम चाहिए मोलिब्डेनम, तो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट किसे कहा जाता है, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट को। नेक्स्ट, फेरस क्या होता है, सबसे ज्यादा चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करो, फेरस सूक्ष्म पोषक तत्वों में प्लांट को सबसे ज्यादा चाहिए। अब बात करते हैं लाभदायक तत्व या बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, हमने बात करी वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम। वेनेडियम धान के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। सिलिकॉन किसके लिए, धान, गन्ना और मक्का के लिए क्या होता है, लाभदायक रहता है। कोबाल्ट दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या होता है, ये लाभदायक होता है। सोडियम चुकंदर, सलजम और जई, इनमें क्या होता है, ये लाभदायक रहता है। वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सोडियम, ये हमारे क्या होते हैं, बेनिफिशियल या लाभदायक पोषक तत्व होते हैं। मोलिब्डेनम और कोबाल्ट को हम अति सूक्ष्म या अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, हम ये बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, पोषक तत्वों का प्राप्य रूप, यानी पौधे को किस रूप में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उसकी बात करें। जैसे हम भी क्या है, जैसे हम खाने में अगर मान लो रोटी का प्रयोग करें, गेहूं का, तो अपने क्या होता है, प्रॉपर तरीके से गेहूं से हम आटा पीस के और उसके बाद में रोटी बना के कंज्यूम करते हैं। यानी हमारे खाने वाली जो पका के उसको रोटी बना के खाते हैं, तो वो हमारा क्या है, प्राप्य रूप है। ऐसे तो नहीं हम सीधी गेहूं खा लें। यानी हमारे पास प्राप्य रूप क्या है, प्रॉपर तरीके से आटा बना के पीस के उसको रोटी बना के फिर हम कंज्यूम करते हैं। उसी तरीके से प्लांट को क्या है, एक फॉर्म चाहिए, भी उसी रूप में ग्रहण करता है। तो हम ये उसकी बात करें कि किस रूप में प्लांट वो ग्रहण करता है, उसकी बात करते हैं। देखो, कार्बन कहां से मिलता है, कार्बन पौधे को CO2 से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोजन है वो जल से मिल जाता है। ऑक्सीजन है वो जल और ऑक्सीजन, जो हमारे वातावरणीय ऑक्सीजन होती है, इन दोनों से मिल जाता है। फिर हम बात करें नाइट्रोजन, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट रूप में, किस रूप में, NO3- के रूप में ग्रहण करता है। लगभग सभी पौधे नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन लेते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। नंबर 2, अमोनियम फॉर्म में भी प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं। लेकिन जो जलमग्न भूमियां होती है, कह सकते हैं धान है, वो किस रूप में लेता है, अमोनियम फॉर्म में नाइट्रोजन ग्रहण करता है। और बाकी फसलें सभी नाइट्रेट फॉर्म में ग्रहण करती है, और एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो लगभग यानी सभी फसलें नाइट्रेट रूप में, लेकिन धान के रूप में अमोनियम फॉर्म में लेता है। और ये देखिए, नाइट्रेट में तो नेगेटिव चार्ज है और अमोनियम में पॉजिटिव चार्ज है। तो एकमात्र ऐसा आवश्यक पोषक तत्व है जो ऋणायन और धनायन रूप में पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है, एनायन और कैटायन दोनों। फिर होता है फास्फोरस, H2PO4-, HPO4-2, PO4-3, यानी मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और ट्राई फास्फेट के रूप में लेता है। अब हमारे पास जो मोनो हाइड्रोजन फास्फेट है, ये मुख्य रूप से ग्रहण किया जाता है, और HPO4 जो डाई हाइड्रोजन फास्फेट है, ये उदासीन मृदाओं में ग्रहण किया जाता है। कैसी मृदाओं के अंदर, उदासीन मृदाओं में। और ये ट्राई फास्फेट होता है वो क्षारीय मृदाओं में ग्रहण किया जाता है, H2PO4-, HPO4-2 और PO4-3। नेक्स्ट, पोटेशियम K+ के रूप में ग्रहण करता है प्लांट। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी, कैल्शियम Ca+2 के रूप में, मैग्नीशियम भी Mg+2 के रूप में ग्रहण करता है प्लांट। सल्फर है वो सल्फेट रूप में ग्रहण करता है, किस रूप में, सल्फेट, SO4-2। और एक ये SO2 गैस के रूप में अगर बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, उस रूप में भी सल्फर को प्लांट ले लेता है गैस की फॉर्म में। बात करें हम फेरस की, फेरस आपका Fe+2 और Fe+3, ये फेरस और ये फेरिक, यानी Fe+2 फेरस है और Fe+3 फेरिक है। प्लांट मोस्टली फेरस रूप में Fe+2 में लेता है, फेरस और फेरिक दोनों रूप में ग्रहण कर सकता है। मैग्नीज Mn+2 के रूप में लेता है।
कॉपर की बात करें Cu+2 के रूप में ग्रहण करता है। जिंक की बात करें Zn+2 के रूप में लेता है। अब देखिए बोरोन इंपोर्टेंट है, H2BO3- HbO3- 2 BO3- 3, यानी आपका मोनो हाइड्रोजन बोरेट, डाई हाइड्रोजन बोरेट और आपका तीसरा रहता है ट्राई बोरेट रहता है। प्लांट क्या करता है H2BO3- HbO3- 2 और BO3- 3 के रूप में ग्रहण करता है। नेक्स्ट मोलिब्डेनम की बात करें तो मोलिब्डेनम किस रूप में MOO4- 2 के रूप में ग्रहण करता है मोलिब्डेट फॉर्म में। और जो क्लोरीन होता है वो Cl- रूप में ग्रहण किया जाता है प्लांट द्वारा। किस रूप में Cl- द्वारा ग्रहण किया जाता है। निकिल है वो Na+2 के रूप में ग्रहण करता है। तो ये हमारे आवश्यक कितने 17 पोषक तत्व हो गए जो इनकी फॉर्म है। अब देखिए नेगेटिव कौन सा लेता है पॉजिटिव, यहां से हम बात करें तो एक तो आपका फास्फोरस, कौन सा नेगेटिव की बात कर रहा हूं, एक तो फास्फोरस। इधर देखिए इनमें से आपका नेगेटिव एक सल्फर, इनमें से नेगेटिव एक आपका बोरोन और इनमें से नेगेटिव आपका एक क्लोरीन। यानी पौधा इनको किस रूप में लेता है ऋणायन रूप में। किस रूप में ऋणायन रूप में ग्रहण करता है फास्फोरस, सल्फर, बोरोन और क्लोरीन को। एक मैंने बताया कि नाइट्रोजन ऐसा पोषक तत्व है जिसको प्लस और माइनस दोनों रूप में ग्रहण करता है। तो नाइट्रोजन को पौधा ऋणायन और धनायन दोनों रूप में ग्रहण करता है। अब आपको क्या याद रखना है, एक आपको कम से कम खोज की बात करें ज्यादा याद नहीं रखनी है, नाइट्रोजन की खोज आप जरूर याद रखें। नाइट्रोजन की खोज किसने करी, डी स्यासर नाम के वैज्ञानिक ने करी। किसने, नाइट्रोजन की खोज डी स्यासर ने करी थी। आप इतना याद रखें भी। आज की क्लास का जो करवाया आशा करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से कवर हो गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा साथियों तक अपने जो कृषि क्षेत्र से संबंधित जो विद्यार्थी है, चाहे वो कृषि पर्यवेक्षक का हो, चाहे UPTA का हो, चाहे आपका जेट का हो, चाहे आपका CUET का, BHU ICR जो सारी यूनिवर्सिटीज आ गई उसमें उसका हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे जितने ज़्यादा व्यू और कमेंट्स और लाइक्स आएंगे मेरे लिए वो मोटिवेशन का काम करेंगे। और आपका लगातार मैं क्लासेस आपको देता रहूँगा इस वादे के साथ कि अगर लगातार आपने क्लासेस देख ली तो आपके पेपर में आने वाला कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, सारे के सारे टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएंगे। आज के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।